हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वाई हिस्ट्री आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बेटा जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है साहित्यिक स्रोत। हम लोग आज जो बात करेंगे उन विषय के बारे में बात करेंगे जिस विषय से हमको जानकारी प्राप्त होती है या फिर हमारे प्रश्न आते हैं। चलो बालकों, आज हम लेके चलते हैं साहित्यिक स्रोत। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो बनता है कि साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं, यानी कि साहित्यिक स्रोत के अंदर कौन कौन से स्रोत आते हैं। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत जो होते हैं बेटा वो धार्मिक स्रोत, धर्मेतर साहित्य और वंशावली तीनों को मिलाने के बाद में जिन स्रोतों का निर्माण होता है उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। अब साहित्यिक स्रोत के अंदर सबसे पहला कौन सा आता है बेटा, हमारा धार्मिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य का हम अध्ययन करते हैं तो धार्मिक साहित्य के अंदर कौन कौन से साहित्य आते हैं हमारे, ब्राह्मण साहित्य आता है, बौद्धिक साहित्य आता है और जैन साहित्य आता है। कौन कौन से आते हैं, ब्राह्मण साहित्य आते हैं, बौद्धिक साहित्य आते हैं और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में किस चीज़ का अध्ययन करेंगे हम, ब्राह्मण साहित्य में बेटा हम जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे वह चीज़ है, ब्राह्मण साहित्य के अंदर हम जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे वह चीज़ है हमारी वह चीज़ है हमारी ब्राह्मण साहित्य के अंदर जिस चीज़ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है वेद। अब हमारे वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या हमारे 4 है। कितने हैं वेद, हमारे 4 वेद हैं। चारों वेद में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा हो गया बेटा, ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उसके बाद में हमारे आ जाता है बौद्धिक साहित्य। अब बौद्धिक साहित्य के बारे में बात की जाए तो बौद्धिक साहित्य, अब देखो चारों वेदों के बारे में पढ़ लिया, फिर महाकाव्यों के बारे में पढ़ लिया, रामायण महाभारत, फिर उसके बाद में उपनिषद वगैरह के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, ब्राह्मण ग्रंथ में आ जाती हैं। दूसरा आता है बौद्धिक साहित्य। बौद्धिक साहित्य वह ग्रंथ होते हैं जो बौद्ध धर्म के साहित्य से जुड़े हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए, अब फॉर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो बौद्धिक साहित्य के अंदर जैसे त्रिपिटक के अंदर कौन से आते हैं, 3 पिटक। 3 पिटक में कौन कौन से है, अभिधम्य पिटक, सूक्त पिटक और विनय पिटक। ये क्या आते हैं, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात और भी ग्रंथ आते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैन साहित्य में कितने हैं, आगम ग्रंथ आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम धार्मिक साहित्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ बनता है वो ये बनता है कि साहित्यिक स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। अब साहित्यिक स्रोतों को स्पष्ट करा है तो धार्मिक साहित्य के बारे में बनाना है, धर्मेतर साहित्य के बारे में बताना है और वंशावली के बारे में हमको बताना है। अब इन सब चीज़ों के बारे में हमको बताना है तो थोड़ा थोड़ा बनाना है। तो हम इसको इस ड्राफ्ट से किस तरीके से भी हम इसको समझा सकते हैं। अब देखिए दूसरा आता है हमारा धर्मेतर साहित्य। अब बेटा धर्मेतर साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक साहित्य इतिहास के एक कालखंड विशेष के बारे में जो जिसकी जानकारी हमको मिलती है जिसको कहते हैं ऐतिहासिक साहित्य। इतिहास के एक कालखंड के विशेष के बारे में या फिर इतिहास विषय के बारे में। अब जैसे सपोज टू हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, अब वो बात करने से कल्लण की राज तरंगिणी, कौन सा आ गया हमारा, कल्लण की राज तरंगिणी। अब देखिए कल्लण की राज तरंगिणी 1150 ईस्वी कल्लण के बारे में हमको जो जानकारी देती है वो कल्लण कहाँ से, यानी कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको जानकारी दे रही है। अब कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको कल्लण की राज तरंगिणी हमको जानकारी दे रही है, ठीक है। अब कल्लण की राज तरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। विशुद्ध साहित्यिक स्रोत, दूसरा आता है विशुद्ध साहित्यिक स्रोत। तीसरा आता है क्षेत्रीय साहित्य। अब क्षेत्रीय साहित्य क्या है बेटा, उसके बारे में बात करते हैं। क्षेत्र विशेष के बारे में हमको जो जानकारी देता है उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय साहित्य कहते हैं। अब क्षेत्र विशेष के बारे में कैसे जाए, जैसे मूनोट नैन्सी ख्यात, फॉर एग्जाम्पल मूनोट नैन्सी ख्यात, तो किसके बारे में जानकारी बढ़ी है, क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी है। जैसे पद्मावत के अंदर क्षेत्र विशेष के बारे में, पद्मावती के बारे में
इसी तरीके से दूसरा आता, फिर आता हमारा विदेशी विवरण। अब विदेशी विवरण में हमको कैसे अध्ययन करना है? विदेशी विवरण में बाल को हमको जो अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है विदेशी विवरण के अंदर। जैसे फायान भारत के अंदर आया था, कौन आया था? फायान आया। फायान के बाद में जो भारत के अंदर आया, हैंसांग आया, इसिंग आया, जो चीनी यात्री थे वो भारत में आए। उसके पश्चात में अन्य लोग जो आए। अब विदेशी विवरण में अगर देखा जाए तो मैगस्थनीज है, वो भी भारत में आया, ठीक है। अब मैगस्थनीज भारत के अंदर आया बेटा, तो मैगस्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। कौन सी पुस्तक थी? इंडिका, उसके द्वारा लिखी गई थी। अब इंडिका उसके द्वारा जो लिखी गई थी, उस पुस्तक से भी हमको उसके विषय के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, क्योंकि इंडिका हमको किसके बारे में? मौर्यकाल के बारे में जानकारी देती है। तीसरा चीज़ आती है हमारी वंशावली। कौन सी आती है? वंशावली, जिसके बारे में हम पढ़ने जा। वंशावली से तात्पर्य है कि वंश परंपरा के बारे में हमको जिन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है उन्हें हम वंशावली कहा जाता है। यानी कि इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में वंशावलियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बेटा हमने ये क्या पढ़ा? साहित्यिक स्रोत। क्या पढ़ा बेटा हमने? साहित्यिक स्रोत के बारे में अध्ययन किया। अब इस साहित्यिक स्रोत से हमको किसके बारे में? साहित्य विशेष के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ हमारा साहित्यिक स्रोत हमने क्लियर कर लिया। अब साहित्यिक स्रोत को क्लियर करने से पूर्व अब हमारे पास में आ जाता है हमारा ब्राह्मण साहित्य। क्या आ जाता है बेटा? ब्राह्मण साहित्य आ जाता है। अब ब्राह्मण साहित्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ब्राह्मण साहित्य के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात निकल कर जो सामने आएगी वो ये आएगी कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत अब धार्मिक साहित्य के अंदर चल रहा है हमारा ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य में देखिए, इसमें सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद हैं। क्या है बेटा? वेद। जैसा कि आपको मालूम है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। अब वेद हैं प्राचीनतम ग्रंथ, वेदों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वेदों के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथों के रूप में हम किनका अध्ययन करते हैं? हम वेदों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वेदों का अध्ययन करते हैं। और वेदों की संख्या कितनी है बेटा? 4 है। मैंने आपको बता दिया कितनी है? 4 है, ठीक है। अब इन वेदों के अंदर कौन कौन से वेद आ जाते हैं बेटा? अब ये देखो आप, इन वेदों के अंदर अगर बात की जाए तो इन वेदों के अंदर हमको जो मिलते हैं वो वेद हैं, चारों वेद के अंदर ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये आपके चारों वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं बेटा? 4 भाग होते हैं। देखिए ब्राह्मण साहित्य क्या है? क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, आरबीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता रहता है और क्वेश्चन पूछा जाता रहता है या फिर पूछ सकता है। आरबीएससी यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं क्योंकि अपन लोग जो पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का इतिहास की पुस्तक का अंदर से हम फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं इंपोर्टेंट बनते हैं उन प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं। अब ये देखिए बेटा साहित्यिक, अब संहिता। अब देखिए इसमें प्रत्येक वेद को पढ़ने के लिए हमको 4 भाग हैं। पहला है संहिता, पहला कौन सा है? संहिता है। ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। पहला कौन सा है? संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। अब देखिए वैदिक साहित्य को ठीक तरीके से सामने समझने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वेदांग की आवश्यकता पड़ेगी। वेदांग कितने? वेदांग बेटा 6 हैं। कितने? 6। वेदांग कितने हैं? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष्य, व्याकरण। कितने हैं? 6। यानी कि शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष्य है और व्याकरण है। ये हमारे क्या हैं? वेदांग है। अब प्रत्येक वेदों के कितने होते हैं? 4 उपवेद होते हैं। प्रत्येक वेद के कितने उपवेद होते हैं? 4। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्प। अब वेद को अगर देखा जाए तो वेद को ढंग से इनमें वेदों की चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत, सैन्य आदि विज्ञान वगैरह के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा आता है हमारा बौद्ध साहित्य। ये हो गया हमारा ब्राह्मण साहित्य बेटा। क्या हो गया? ब्राह्मण साहित्य हो गया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ये हमने ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ लिया। दूसरा आता हमारा बौद्ध साहित्य। क्या आता बेटा? बौद्ध साहित्य।
धार्मिक साहित्य के अंदर दूसरा किसका पढ़ रहे हैं, बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, बौद्ध साहित्य के बारे में। अब बेटा देखिए बौद्ध साहित्य क्या है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक है। त्रिपिटक में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, त्रिपिटक में कितने ग्रंथ आते हैं, 3 आते हैं, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, विनय पिटक और सूक्त पिटक। इनमें बौद्ध धर्म के नियम व आचरणों का संग्रह है। त्रिपिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के जो नियम और आचरण दे रखे हैं बेटा उनका क्या किया गया है, संग्रह किया गया है। अन्य बौद्ध ग्रंथों में जैसे देखिए मिलिंद पन्नो मिल जाता है। अब मिलिंद पन्नो के बारे में बेटा मैं बताना चाहूँगा मिलिंद पन्नो क्या है। अब देखिए मिलिंद पन्नो के बारे में हम एक सिंपल सी बात करते हैं, मिलिंद पन्नो क्या है, चलो ठीक है इस बारे में हम बात करते हैं। मिलिंद पन्नो क्या है, देखिए बेटा मिलिंद पन्नो के अंदर मेनांडर और नागसेन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उस वार्तालाप का जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है, मिलिंद पन्नो में किया गया है। ठीक है, दीपवंश जो द्वीप विशेष के बारे में हमको जानकारी प्राप्त देता है, दीपवंश यानी जो द्वीप विषय के बारे में हमको जानकारी देता है उसे क्या कहा जाता है, दीपवंश कहा जाता है। ठीक है, महावंश, महावंश से हमको महावंश से महावस्तु ग्रंथ, ललित विस्तार। अब देखिए बेटा ललित विस्तार आ गया, मंजूश्री मूलकल्प आ गया, अश्वघोष का बुद्ध चरित आ गया, सोनानंद महाकाव्य आ गया, दिव्य, ये प्रमुख है। उसके बाद दिव्य वदन, जातक ग्रंथों से भी हमको गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जातक ग्रंथ क्या है बेटा, वह ग्रंथ जिनसे, अब देखो बेटा जातक ग्रंथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जातक ग्रंथ क्या है, वह ग्रंथ जिनसे, वह ग्रंथ जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं की जानकारी जिनसे मिलती है, या फिर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटना ही जातक ग्रंथ कहलाती है, उन ग्रंथों से हमको जानकारी प्राप्त होती है जिनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, वो जातक ग्रंथ कहलाते हैं। अब देखिए अब इसमें इनकी संख्या कितनी है, 549। कितनी है, 549। दीपवंश और महावंश से सिंगल द्वीप के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन से इतिहास की जाने में, सिंगल द्वीप। सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता था, सिंगल द्वीप कहा जाता था। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा काम चल गया, हमने सिंगल द्वीप के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट जो आता है वो उसके बारे में हम जो चलेंगे वो है नेक्स्ट। अब हमारा आता है जैन साहित्य। अब बेटा जैन साहित्य क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि जैन साहित्य क्या है। ठीक है बेटा, जैन साहित्य के बारे में हम लोग बात करें तो जैन साहित्य के बारे में स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। जैन साहित्य में साहित्य से आगम सबसे प्रमुख है। जैन साहित्य में क्या प्रमुख है, सबसे ज़्यादा आगम सबसे ज़्यादा प्रमुख है। कौन से ग्रंथ, आगम ग्रंथ। जैन साहित्य के ग्रंथों को हम क्या कहा जाता है, आगम ग्रंथ कहा जाता है, और ये आगम सबसे प्रमुख है। इसके अंदर क्या है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनियोग द्वार, 4 मूल सूत्र, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, आगम के अंदर आ जाते हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी से 6वीं शताब्दी ईस्वी के लंबे विभिन्न संगतियों तथा व्यक्तियों के माध्यम से हुई। यानी कि इसके अंदर जो शामिल है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के लंबे समय के विभिन्न संगतियों तथा व्यक्तियों के माध्यम से इसकी क्या की गई, रचना की गई। अब जैन साहित्य में प्राकृत भाषा में रचित है। देखिए जैन साहित्य कौन सी भाषा में, ध्यान रखिएगा बेटा, प्राकृत भाषा के अंदर है, ध्यान रखिएगा। बहुत जानकारी महत्वपूर्ण चीज़ है हमको चीज़ का ध्यान रखने के लिए। जबकि अन्य ग्रंथों में अगर बात की जाए, कथाकोश, परिशिष्ट पर्व के बारे में बात की जाए, बद्धभाव चरित्र के बारे में की जाए, कल्पचरित्र के बाद में की जाए, भगवती सूत्र के बारे में बात की जाए, आचारांग सूत्र के बारे में बात की जाए, आदि प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें हमें इतिहास के विवरण के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। यानी इतिहास के एक कालखंड के विषय के बारे में हमको जानकारी हमको प्राप्त होती है, वो कौन से ये। अब बेटा हमने यहाँ पर जो पढ़ा था 3 चीज़ें पढ़ी है धार्मिक स्रोत के अंदर, धार्मिक साहित्य के अंदर। पहला ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ा बेटा यहाँ, फिर दूसरा हमने बौद्धिक साहित्य के बारे में पढ़ा, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, जैन साहित्य के बारे में पढ़ा। तो हमने तीनों पढ़ लिए। और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा वंशावलियाँ।
क्या आता है बेटा? वंशावली। अब जैसे वंशावलियों के बारे में हम लोग बात करें कि वंशावलियाँ क्या है। देखिए, वंश परंपरा के बारे में जहाँ से हमको जानकारी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती हैं? वंशावलियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वंशावलियाँ कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बात करने जा रहे हैं। चलो ठीक है, अब इसके बारे में वंशावली के बारे में हम बात कर लें। देखिए, वंश लेखन की परंपरा, देखिए वंश लेखन की परंपरा व्यक्ति के इतिहास के शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की एक प्रणाली है। वंशावलियाँ एक न्यायिक दस्तावेज है। वंशावलियाँ क्या है बेटा? एक न्यायिक दस्तावेज होता है जो व्यक्ति की परंपराओं, संस्कृति, मूल निवास, विस्तार, वंश, कुल धर्म, कुलाचार, गोत्र, पूर्वजों आदि के नाम हमको प्राप्त होते हैं। आदि के नामों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नाम प्राप्त होते हैं। प्राप्त करने का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत क्या है? हमारा वंशावलियाँ होता है। प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है? वंशावलियाँ। जिन वंशावलियों को, ठीक है विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, हम लोग जो पढ़ रहे थे वंशावली परंपरा के बारे में पढ़ रहे थे। अब वंशावली परंपरा के बारे में बेटा पढ़ रहे हैं तो हमको सबसे पहले जानना आवश्यक भी है वंशावलियाँ क्या है। तो व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की एक क्या है? ये प्रणाली है। इस प्रणाली में वंशावली को एक न्यायिक दस्तावेज भी है जो व्यक्ति की परंपरा, संस्कृति, निवास, विस्तार, कुल धर्म, कुलाचार, पूर्वजों के नाम आदि को प्राप्त करने का एक सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है। वंशावली लेखन की परंपरा की शुरुआत वैदिक ऋषियों के द्वारा समाज को संगठित तथा सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से की गई थी, जो हजारों वर्षों से आज अनवरत चली आ रही है। वंशावली लेखन का मुख्य रूप से अगर देखा जाए, जड़वा, जागा, रावजी भाट, तीर्थ, पुरोहित, पंडे, बरोट आदि प्रमुख है। जैसे कि वंशावलियों के बारे में इनसे हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। वंशावली को अगर देखा जाए तो मैंने आपको क्या बताया, न्यायिक दस्तावेज, एक न्यायिक दस्तावेज के रूप में भी माना गया है। अब बेटा यहाँ वंशावलियाँ पढ़ ली तो ये हमारे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो कौन से पढ़ लिए? धार्मिक स्रोत पढ़ लिया। अब दूसरा हमारा जो आता है वो आता है हमारा धर्मेतर स्रोत। कौन सा आ जाता है? धर्मेतर स्रोत आ जाता है। अब धर्मेतर स्रोत के अंतर्गत अगर बात की जाए तो हम सामान्यतः जो बात करें तो हम यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ सही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर। ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर कल्लण की राजतरंगिणी, कौन सा आ गया? कल्लण की राजतरंगिणी। अब कल्लण की जो राजतरंगिणी है वो राजतरंगिणी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं, ये रचनाएं 1100, अगर देखा जाए तो कल्लण की राजतरंगिणी की रचना 1150 ईस्वी के अंदर हुई। इसमें प्रारंभ में 12वीं शताब्दी से लेकर तक का कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक जीवन की हमको विस्तृत जानकारी हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर मिलती है। ठीक है, जिसमें पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, बिल्लन का विक्रमोदीप चरित्र, जयसिंह का कुमारपाल चरित्र, नैनचंद का हमीर महाकाव्य, पद्म गुप्त का नवशशांक चरित्र, बल्लाल का भूत चरित्र, जयनंद का पृथ्वीराज विजय, ये प्रमुख है। अब बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा धर्मेतर साहित्य क्या है या फिर ऐतिहासिक ग्रंथों पर टिप्पणी कीजिए। वहाँ जो क्वेश्चन थे वो तीनों पे अलग अलग पूछ सकता है। जैन साहित्य क्या है, बौद्ध साहित्य क्या है, उनके बारे में पूछ सकता है। इधर की साइड में क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, साहित्यिक स्रोतों को स्पष्ट कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा विशुद्ध साहित्य। अब विशुद्ध साहित्य के अंदर बेटा हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस विशुद्ध साहित्य के अंदर, विशुद्ध साहित्य क्या है? ग्रंथों को अनेक नाटकों, टीकाओं, कथाओं, साहित्यों के रूप में इनकी रचना की गई है। जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी, पातंजलि का महाभाष्य, गार्गी का गार्गी संहिता, कालिदास का मालविकम, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षक, शूद्रक का मृच्छकटिकम, मेघातिथि का मिताक्षर, कामानंद का नीति शास्त्र प्रमुख ग्रंथ हैं।
ग्रंथ कथा साहित्य कथा कोच की दृष्टि से विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, गोनांड का कथा मंजरी, क्षेमेंद्र का व्यथ कथा मंजरी, सोमदेव की कथा साहित्य सागर, अमर सिंह का अमरकोश आदि प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। तो ये ग्रंथ बेटा किस में आ जाते हैं? विशुद्ध साहित्यिक स्रोत के अंदर आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? विशुद्ध साहित्यिक स्रोत में। अब तीसरा आता है आपका क्षेत्रीय साहित्य। क्या है? अब प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य कहला। प्राचीन तमिल साहित्य को क्या कहा जाता था? संगम साहित्य कहा जाता था। शासक चोल एवं पल्लव थे। इसके प्रेरणाता कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। तेलुगु में जो है धूर्जटी के द्वारा लिखित कृष्णदेव राय और विजयनगर का एक शासक के रूप में जानकारी मिला। राजस्थानी में चंद्रोपाध्याय का पृथ्वीराज विजय रासो। उसके बाद पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध, बीटा सूजा का राब जेचीर और संद, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, नैन्सी का नैन्सीरी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात आदि महत्वपूर्ण है। विदेशी विवरण के अंदर बात की जाए तो प्राचीन काल से ही भारत की आर्थिक संस्कृति एवं आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब धर्म और दर्शन के अध्ययन करने के लिए विदेशी लोग भारत में आते रहे, जिनमें विवरण मिलता है। सबसे पहले आता है यूनान का विवरण। यूनान के लेखकों में देखा जाता है टेटिटोचर तथा हेरोडोटस, निकायस, एरिस्टोबुलस, अनेकिस्टो, स्ट्रेबो एरियन आदि प्रमुख हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आने वाले यूनानी यात्रियों में मेगास्थनीज है। इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या है? इंडिका। ध्यान रखिएगा, जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या बेटा? इंडिका। इंडिका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे हमको उस काल विशेष के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये धर्मेतर साहित्य जिससे हमको उस समय के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके बाद विदेशी विवरण के अंदर हमने यूनानी साहित्य के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद में आता है हमारा तिब्बती विवरण। अब तिब्बती विवरण के बारे में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तिब्बती विवरण के बारे में अब देखिए, तिब्बती विवरण में तिब्बत के इतिहास वृत्तांत के बारे में हमको जानकारी किससे प्राप्त होती है? तारानाथ के विवरण से प्राप्त हो रही है। उसके कंगयूर और तंगयूर जो ग्रंथ है वो उनको काफ़ी उपयोगी माना जाता है। अरबी यात्री भूगोल वेदताओं ने भी इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देखी है। मसूदी की अपनी पुस्तक मिरास ऑफ गोल्ड से भी हमको इस जानकारी प्राप्त होती है। भारत में इसके बारे में विवरण दिया गया। भारत का राज्य स्थल तथा समुद्र स्थल दोनों से व्यापार होता। देखिए, स्थल मार्ग से और समुद्री मार्ग दोनों से भारत क्या करता था? व्यापार करता था। ठीक है। सिंध के इतिहास में चचनामा तथा सुलेमानी नबीद की पुस्तक सिलसिलात उल तवारीख से भी हमको पाल पतियार शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अरबी इतिहास के लेखक तवारीख ए हिंद सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय इस पुस्तक से हमको पुस्तक को लिखने वाले संस्कृत में लिखी, संस्कृत भाषा सीखी और मूल स्रोतों का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक को भारतीय समाज व संस्कृति के बारे में बताया। दूसरा ये हो गया बेटा आपका तिब्बती वृत्तांत। आप पूछ सकता है आपका क्वेश्चन तिब्बती वृत्तांत क्या है, तो ठीक है। उसके बाद आता है चीनी विवरण। अब चीनी विवरण में देखो, चीनी यात्री कौन कौन आए बेटा? फायान आए, सुंग आए, इसिंग आए, हैंसांग आए। और इनके विवरण से भी, यात्रा वृत्तांत से भी हमको चीनी इतिहास के विवरण के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय का समय के अंतर्गत अगर बात की जाए तो फायान भारत में आया था। कौन आया था? फायान भारत में आया। हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अब हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है तो इससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। उसके पश्चात में बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय में कहा जाता है शिक्षा ग्रहण की। यह हर्षवर्धन के काल में 629 से 644 ईस्वी में भारत आया था। प्रमुख पुस्तक में सीयू की है जिसमें समकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन बालकों आपसे पूछा जाता रहता है और वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? हैंसांग को कहा जाता है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, प्रशासन के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी के लिए यूनानी साहित्य में टोलेमी के भूगोल, प्लेमी
कि द नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोबुलो का हिस्ट्री ऑफ द वार, स्ट्रेबो का भूगोल आदि से पेरिप्लस की एरिस्टन नामक पुस्तकों से भी हमको बंदरगाह वगैरह व्यापार और विवरण के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने जो पढ़ा है ये 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा है। कितने नंबर का क्वेश्चन पढ़ा है बेटा? 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा है। निबंधात्मक में प्रश्नों में ऐसे टाइप क्वेश्चनों में आता है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। सामान्यतः इस प्रश्न के बारे में बात की जाए तो टुकड़ों में भी बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ये अध्याय, आपका जो पहला अध्याय है वो कितने नंबर का है? 10 अंक का है। कितने अंक का है? 10 अंक का आपका पहला अध्याय आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा जो ये वीडियो जो बनाया गया है ये आपको पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ कि ये आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। तो इसी के साथ में आज हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छे टॉपिक के साथ में फिर मैं आपके सामने आऊँगा। आप जो पढ़ रहे थे सूर्यकांत चतुर्वेदी विद हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे हैं 12th आर्ट्स का राजस्थान बोर्ड का टॉपिक लेके चले थे आज साहित्यिक स्रोत के रूप में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही।